नमस्कार साथियों, वात्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है समलैंगिक विवाह, जो आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है। समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था समलैंगिक विवाह को लेके। उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके यूपीएससी के GS1 सोसाइटी और GS2 पॉलिटी में भी हेल्प करेगा आपको। ये मेंस के आपके पेपर में बिल्कुल आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा। तो आइए हम देखते हैं समलैंगिक विवाह क्या है, इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, इसके आगे के राह क्या हो सकते हैं, इसके प्रावधानों की बात करेंगे और क्या भारत अभी तैयार है इसके लिए। और जो पश्चिम है, पश्चिम यानी कि अमेरिका और यूके, अब देख सकते हैं जो यूरोप है उनकी क्या स्थिति है सेम सेक्स मैरिज को लेके, उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नए स्लाइड से। तो देख सकते हैं सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज जो है, सेम सेक्स मैरिज दोस्तों ये एक सामाजिक और संवैधानिक विषय इसे माना जाना चाहिए। सामाजिक व एक संवैधानिक विषय दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है वो अधिकार आधारित दृष्टिकोण है दोस्तों। अधिकार आधारित दृष्टिकोण में हम जी रहे हैं। अधिकार आधारित दृष्टिकोण मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण है दोस्तों, उसमें हम नागरिकों को अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। अधिकार ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना कल्याण स्वयं कर पाए, कल्याण वो अपना स्वयं कर पाए, वो अपना विभिन्न जो हित हैं उनको साध पाए, जान पाए और अपना सर्वांगीण विकास वो लोग सुनिश्चित कर पाए, विकास सुनिश्चित कर पाए। इसलिए हम अधिकार आधारित दृष्टिकोण 21वीं सदी में अपना रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में राइट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा था, कि समाज की आवश्यकताओं के साथ दोस्तों, आवश्यकताओं के साथ समाज के प्रतिमान भी बदलते हैं। समाज के प्रतिमान, समाज की आवश्यकताओं के साथ समाज के विभिन्न प्रतिमान बदलते हैं। जो हमने आपको संवैधानिक नैतिकता वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। संवैधानिक नैतिकता, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें संवैधानिक नैतिकता में दोस्तों एक मैंने आपसे शेयर करा था, वो शेयर था कि राइट टू प्राइवेसी और दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राइट टू प्राइवेसी दोस्तों जो आर्टिकल 21 में आता है, इसकी हम और बात करते हैं अगले स्लाइड में। आर्टिकल 21 दोस्तों ये आप देख सकते हैं राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, और ये राइट सुप्रीम कोर्ट ने कब दिए आप देख सकते हैं KS पुट्टास्वामी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही हमें राइट टू प्राइवेसी है। और दोस्तों राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए थे, उसके आगे चर्चा मैं करूंगा। इसके अंतर्गत ही दोस्तों सेम सेक्स मैरिज को रखा जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 1 में ही ये अंतर्निहित है। मैं आगे उस केस की चर्चा करूंगा कि अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार,
जिसको हम सेम सेक्स मैरिज के अंतर्गत रखते हैं। केस पुट्टास्वामी जजमेंट जो 2017 में आया था उसको हम निश्चित करते हैं। इसको 2017 का ये जजमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, इसके कुछ आयाम हम इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है। दैहिक स्वतंत्रता जो हमको आर्टिकल 21 में मिली है, जिसको हम बॉडली ऑटोनॉमी के नाम से जानते हैं। और इसके दूसरे आयाम हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमको मिला है लैंगिक रुझान, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही। रुझान दोस्तों जिसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम से हम जानते हैं। लैंगिक रुझान हमको आर्टिकल 21 के माध्यम से ही हमको सुनिश्चित किए गए हैं, जो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही एक फंडामेंटल राइट्स हमको दिया गया है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक व्यक्ति की कई प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों, जिसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुख्यतः 4 प्रकार के हम देखते हैं, जिसमें व्यक्ति या तो असेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, या तो हेट्रोसेक्सुअल होता है, या होमोसेक्सुअल होता है। दोस्तों आप इन सभी के बारे में कुछ न कुछ सुने होंगे, कभी ना कभी आप जाने होंगे, पढ़े होंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बस इतना बता देता हूँ कि पहले या अभी भी बहुत मायने में इसको एक मनोविकार समझा जाता है दोस्तों। मनोविकार समझा जाता है हमारे समाज के द्वारा, हमारे जो नागरिक समाज हैं, जो हम एक सभ्य समाज कहलाते हैं, उनके द्वारा इसको दोस्तों एक मनोविकार समझा जाता है। और सेक्सुअल चॉइसेस जो है वो व्यक्तियों को नहीं दिए जाते। और इसमें और एक आयाम ये है कि इसमें जो सेक्सुअल प्राइवेसी है दोस्तों, इसको मनोविकार समझ के सेक्सुअल प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसीलिए जो सेम सेक्स मैरिज करते हैं या तो जो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो लगातार अपने अधिकारों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं और कहते हैं कि इसको अलाउ किया जाए, इसके लिए परमिशन दे दी जाए। आपने यूरोप में और अमेरिका में भी विभिन्न प्रकार के सुने होंगे दोस्तों कि ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार है वो हम अब खासकर भारत में आर्टिकल 21 के तहत इसको दिया जाए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक व्यक्ति का हो, वो अगर असेक्सुअल रहना चाहे तो असेक्सुअल रहने दिया जाए, बाइसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल। मैं एक बार और इसको बता देता हूँ कि होमोसेक्सुअल मतलब जैसा कि एक सेम सेक्स के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और हेट्रोसेक्सुअल में जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होते हैं, वो नॉर्मल जैसे होते हैं, वो एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्ट होते हैं। और बाइसेक्सुअल में एक लड़का एक लड़की के लिए भी और एक लड़के के लिए भी आकर्षित होता है, दोनों में। और जो असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को किसी के लिए भी वो आकर्षण का भाव नहीं आता, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आती, वो एक भाव होता है। तो आगे स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को और जानने की कोशिश करते हैं, इसके विभिन्न आयामों को देखने की कोशिश करते हैं। सेम सेक्स मैरिज के 1974 का एक केस देख लेते हैं हम। 1974 में हुआ क्या था कि उस समय होमोसेक्सुअलिटी है दोस्तों, इसको मनोविकार समझा जाता है। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया, इसको दोस्तों मनोविकार समझा जाता था। अब अधिकार
अब ये अधिकार जो अब देने लगे हैं आर्टिकल 21 के तहत, तो ये कहा जाने लगा है कि इसको मनोविकार न समझा जाए, इसको मनोविकार न समझा जाए, इसको अधिकार समझा जाए। ये एक मनोविकारिता नहीं, हमारे समाज के बीच के व्यक्ति ही हैं जिनके सामने ऐसे कुछ आकर्षण का भाव आ जाता है। इसमें दोस्तों धार्मिक ग्रंथ की भी कुछ भूमिकाएं हैं। जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी इसकी अवमानना की दृष्टि से देखते हैं। अवमानना की दृष्टि से देखते हैं, शायद इसीलिए दोस्तों ये अभी तक अपने जो लक्ष्य है उसको साध नहीं पाया है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ हो गए या हमारा नागरिक समाज हो गए, इसको एक मनोविकार की तरह देखता है, जबकि इसको एक मनोविकार नहीं, एक समाज के रहने वाले सामान्य व्यक्तियों की एक आकर्षण के भाव की नज़र से देखा जाना चाहिए। और एक और है दोस्तों 1994 में साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चला। साउथ अफ्रीका, इसमें कहा गया दोस्तों कि होमोसेक्सुअलिटी के जो है उसको एक्सेप्ट किया साउथ अफ्रीका ने, और कहा कि हमारे समाज के लोग के बीच के ही लोग हैं। सेक्सुअलिटी जो है, होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया और ये समझा कि हमारे समाज के ही लोग हैं, समाज के ही लोग हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग लोग नहीं, हमारे समाज के ही लोग हैं और इनको मनोविकार ना समझा जाए। इसको मनोविकार ना समझा जाए दोस्तों। ये एक अधिकार हो सकता है, ये किसी का नैसर्गिक गुण हो सकता है दोस्तों, और ये हमारे समाज के ही लोग हैं दोस्तों, जो सामाजिक यथार्थ के रूप में देखा जाए, क्योंकि आकर्षण का भाव दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए आ सकता है। ये एक सामाजिक यथार्थ है, ये एक नैसर्गिक गुण है, ये कोई मनोविकारिता नहीं है। ये हमारे समाज के से विभिन्न वर्गों से आने वाले लोग ही होते हैं और इसको अवमानना या घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए। और 1996 में दोस्तों सॉरी 2 सेकंड 1996 में यूएसए का एक वो देख लेते हैं। यूएसए में दोस्तों होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कोई अपराध पंजीकृत नहीं होगा, ऐसा एक कानून बनाया गया। सेक्सुअलिटी पर अपराध पंजीकृत नहीं होगा, ऐसा एक यूएसए में कानून बनाया गया 1996 में। यानी होमोसेक्सुअलिटी को एक तरह से एक्सेप्ट किया गया और जो उन पर हिंसाएं होती थी अब वो नहीं की जाएंगी। जो हिंसाएं इन पर होती थी होमोसेक्सुअलिटी के नाम पर, अब वो नहीं की जाएंगी दोस्तों। उसके यहाँ पर अपराध पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, उस पर कानून की विभिन्न धाराएं नहीं लगाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं एक बार और आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, हम जो सेक्स मैरिज है, सेम सेक्स मैरिज, वो सामाजिक और संवैधानिक विषय के रूप में देखते हैं। 21वीं जो शताब्दी है दोस्तों, अधिकार आधारित दृष्टिकोण की शताब्दी है, जिसमें हम अधिकार दें लोगों को, जिसमें वो अपना कल्याण स्वयं कर पाए और विकास सुनिश्चित कर पाए। जो मैंने आपको संवैधानिक नैतिकता की भी जिक्र किया था, जिसमें समाज की आवश्यकताओं को, समाज के प्रतिमान जो हैं वो आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुरूप दोस्तों बदलते रहते हैं। संवैधानिक नैतिकताएं बदलती हैं, जो संवैधानिक नैतिकता के दायरे हैं वो बदलते हैं। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि राइट टू प्राइवेसी है, जिसमें कि एस पुट्टा स्वामी 2017 का केस है, उसमें सेम सेक्स मैरिज को भी उसके अंतर्गत रखा गया। और दैहिक स्वतंत्रता है, जो हमारी बॉडली ऑटोनॉमी है, उसका अधिकार हमको दिया गया। और लैंगिक रुझान है दोस्तों, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसके अधिकार हमको दिए गए। हमारा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसका अधिकार दिया गया। और एक और अधिकार है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेनका गांधी केस, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
मेनका गांधी केस दोस्तों, इसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। इसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों। मेनका गांधी केस में ये देख सकते हैं, इसके विभिन्न आयाम जो हो सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन दोस्तों कुछ चिंताएं ज़रूर हैं होमोसेक्सुअलिटी को लेके, या एक तरह से सेम सेक्स मैरिज को लेके। जो हमारे सेम सेक्स मैरिज है उसको लेके कि सबसे पहले तो विवाह, उसके बाद जो विवाह का विच्छेद है वो, और एडॉप्शन के मामले, और जो ट्रांसजेंडर है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्या अधिकार रहेंगे उसके बारे में है। तो इसके कुछ प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़े होते हैं दोस्तों। वैधानिक प्रश्न हो सकता है, और इसके कुछ वैधानिक प्रश्नों की मैं बात कर देता हूँ। वैधानिक प्रश्न जिसमें संपत्ति का अधिकार किसके पास होगा, संतान का अधिकार, अगर विवाहच्छेद हो जाता है तो भरण पोषण का अधिकार, इन अधिकारों का क्या होगा। और CRPC 125 दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, CRPC 125 जो मुआवजे का, जो विवाह विच्छेद के बाद मुआवजा जो दिया जाता है 1/3 मुआवजा, उसका एक संवैधानिक चिंता है या वैधानिक चिंता है या एक वैधानिक प्रश्न है, उसको देखा जा सकता है। बच्चा गोद लेने का प्रश्न हो सकता है, और विभिन्न पर्सनल लॉज से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों। पर्सनल लॉज मैं आपको एक और वीडियो में बताया था, यहाँ पे और चर्चा कर देता हूँ। जो शरीयत एक्ट है 1937 का, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है दोस्तों 1956 का। ये सब हमें पर्सनल लॉज हैं। द इंडियन क्रिश्चियन एक्ट है 1957 का। विभिन्न प्रकार से आप विभिन्न कानूनों को देख सकते हैं, और इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है दोस्तों कि इसको संशोधन किया जाए या नहीं, कि बड़े वृहद पैमाने पर ये हमको प्रभावित करते हैं। और एक और है दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, दो 2015। इसमें आप जानते होंगे कि एक जो पुरुष है उसको बच्ची गोद लेने का अधिकार नहीं है, बच्ची गोद लेने का अधिकार नहीं है। इसका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए, और इसको निर्धारित किया जाना चाहिए दोस्तों। इसको निर्धारित किया जाए, इसको पहचाना जाए कि इनके विभिन्न अधिकारों का क्या होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों विभिन्न जटिल क्वेश्चंस हैं कि विवाह विच्छेद के क्या प्रावधान होंगे, अडॉप्शन यानी उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने के क्या होंगे, या ट्रांसजेंडर जो है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्या उनके अधिकार होंगे। और कुछ वैधानिक प्रश्न है कि संपत्ति का कैसा अधिकार उनको होगा, संतान के कुछ अधिकार क्या होंगे, और भरण पोषण के क्या अधिकार उनके होंगे। ये विभिन्न वैधानिक प्रश्न हैं दोस्तों, जिसके उत्तर हमें खोजने हैं। अगर जिस उत्तर नहीं मिला तो ये आगे इस प्रावधान में दिक्कत हो सकती है सेम सेक्स मैरिज में। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये एक कुछ संवैधानिक प्रश्न हो गए जिसको हमको देखना ज़रूरी है। इसके कुछ सुझावों के बारे में बात करते हैं दोस्तों।
सुझावों के बारे में अगर हम बात करें तो हमको नज़र आता है कि जो पर्सनल लॉज हैं उसमें संशोधन पर विचार करना होगा दोस्तों। संशोधन पे विचार किया जाना चाहिए। जो हमारे शरीयत एक्ट 1937 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, क्या उनको बदला जाना चाहिए? और एक मातृत्व का सिद्धांत जिसको मदरहुड, ये मातृत्व का सिद्धांत सेम सेक्स मैरिज में किसे दिया जाए, वो भी एक प्रश्न उठकर सामने खड़ा आता है दोस्तों। उसका कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं कि जो मातृत्व के सिद्धांत है, यानी जो विवाह है जो दंपत्ति के बीच अगर होता है तो ये दंपत्ति में ही किसी को जो सामंजस्य बनाए जाने की ज़रूरत है। और कोर्ट को, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी विधायिका है, उसको यहाँ पे कानून बनाए जाने की आवश्यकता है जो किसी एक वर्ग की ओर झुका ना हो, एक सामंजस्य के सिद्धांत को साधता हो। जो कुछ संवैधानिक प्रश्न है दोस्तों, उसको साधना जरूरी है, उसके उद्देश्य को पूरा किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये जितने भी सिद्धांत हैं दोस्तों, जितने भी हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत इनको अधिकार दिए जाए। क्योंकि दोस्तों वो भी नागरिक हैं, वो भी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनको भी हमको अधिकार देना चाहिए। उनके अधिकारों की बात की जाए, ये सारे कुछ सुझाव हो सकते हैं दोस्तों। और कुछ केसेस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मैं पिछले भी वीडियोस में कुछ केसेस की बात की है, वही सब केसेस हैं। सफीन जहां केस, जिसमें कहा गया है कि अपना जीवन साथी दोस्तों, अपना जीवन चुनने का अधिकार जो हमारा संविधान देता है आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 21 के तहत सफीन जहां केस में जहाँ बताया ये अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। तो ये सेम सेक्स मैरिज के अनुरूप है दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज के अनुरूप है। तो सेम जो इसके दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो किया जाए। जो नवजोत सिंह जौहर केस है दोस्तों, नवजोत सिंह जौहर जो केस है, यानी कि IPC 377, जिसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है वो पहले आपराधिक था, लेकिन इसको दोस्तों अब गैर आपराधिक प्रवृत्ति का मान लिया गया है। आपराधिक प्रवृत्ति का है अभी ये, इसलिए यहाँ इसमें संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गैर आपराधिक प्रवृत्ति का है। और इसके कुछ सुझाव आगे देखे जा सकते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार हैं। सेम सेक्स मैरिज जो है दोस्तों, यानी समलैंगिक विवाह, उसको एक सिविल यूनियन की तरह लिया जाए, सिविल यूनियन की तरह लिया जाए। यानी कि अमेरिका में मैं एक बात और बता दूं, अमेरिका में 2015 में US में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है दोस्तों, एक्सेप्ट कर लिया गया है जो सेम सेक्स मैरिज है। लेकिन भारत में कुछ प्रश्न हैं जो अभी सामने खड़े हैं, इसलिए आपको इसके जो विवाह है उसको अभी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बात है कि वे विवाह कर सकते हैं, लेकिन समाज में अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर सकते हैं, यानी कि विवाह कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनके विवाह को कानूनी तौर पर नहीं माना जाएगा और या तो पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
कानूनी तौर पर माना नहीं जाएगा, पंजीकृत नहीं किया जाएगा। ये अभी भारत की स्थिति है। लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है कि विवाह कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये एक नागरिक स्वतंत्रता के तौर पर देखा जाएगा। के तौर पर देखा जाएगा दोस्तों। एक कंक्लूजन के तौर पर हम कुछ कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसके तरीके निष्कर्ष अगर निकालें तो ये कहा जा सकता है कि जो हमारा भारतीय समाज है दोस्तों, ये अभी सिविल यूनियन के लिए तैयार नहीं है। ये अभी सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट करने में, जो समलैंगिक विवाह है दोस्तों, उसको स्वीकार करने के लिए अभी सक्षम नहीं है, कह सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ स्लाइड पहले ही बताया कि जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, या जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो आज भी सेम सेक्स मैरिज को नकारते हैं, हमारी धार्मिक ग्रंथ नकारते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। ये कुछ कंक्लूजन हो गए जो मैंने आपको बता दिए। बस दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसको नागरिक स्वतंत्रताओं के तौर पर जरूर देखा जाए, क्योंकि उनके भी अधिकार हैं, उनके भी अपने संविधान है। संविधान में मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के तहत अधिकार उनको भी दिए गए हैं। 21वीं शताब्दी का जो युग है दोस्तों, अधिकार आधारित दृष्टिकोण है। अधिकार दिए जाए ताकि वो अपना कल्याण, अपना विकास खुद कर सके। मैं एक बार और ये जो स्लाइड्स हैं उनको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। हमने देखा दोस्तों कि हमने सेम सेक्स मैरिज के आयाम देखे, न्याय की राह की बात की, इसके जो प्रावधान हैं, कुछ केसेस देखे, सफीन जहां केस, मेनका गांधी केस, नवजोत सिंह जौहर केस, भारत की क्या स्थिति है, पश्चिमी की स्थिति के बारे में हमने देखा, जो यूएस में लीगल बनाता है। अब इसके मैंने चर्चा की आर्टिकल 21, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, असेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल की मैंने बात की दोस्तों। उसके बाद विभिन्न धार्मिक ग्रंथ में जो अमान्य की दृष्टि से देखते हैं, मैंने उसकी बात की। जो समाज मनोविकार की दृष्टि से देखते हैं, मैंने उसकी बात की। मैंने ये बताया कि साउथ अफ्रीका में 1994 में होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया, मनोविकार नहीं समझा जा गया। जो समाज के जो अवांछनीय तत्व थे उसको दूर किए गए, और ये बताया गया कि यह एक नैसर्गिक अधिकार है, ये एक गुण है नैसर्गिक, जो हमारे सामाजिक यथार्थ है, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ही ये पाया जाता है, ये मैंने बताया। और यूएसए में मैंने कोशिश की होमोसेक्सुअलिटी जो अपराध है वो पंजीकृत नहीं किया जाएगा, ये बताने की कोशिश मैंने की। और मैंने होमोसेक्सुअल के जो विवाह हैं, जो वैधानिक प्रश्न खड़े हो सकते हैं, विवाह विच्छेद की बात की। जो एडेप्टेशन के जो मुद्दे हैं मैंने उसकी बात की। ट्रांसजेंडर की जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के मुद्दे हैं मैंने उसको बताने की प्रयास किया। संपत्ति किसके पास होगी, संतान का विच्छेद हो जाए तो संतान के अधिकार किसके पास होंगे, भरण और पोषण यानी जो मुआवजा है, सीआरपीसी दोस्तों 125 के मुद्दे किसके पास होंगे, मैंने उसके बात की। उसके बाद मैंने कुछ पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट की बात की, जैसे शरीयत एक्ट 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1955 में संशोधन की बात की, जो कहता है कि पुरुष को एक बच्चे लेने के अधिकार नहीं दिया जाएगा, गोद लेने का। मैंने कुछ सुझावों की बात की, जैसे मातृत्व सिद्धांत, जो मदरहुड का सिद्धांत था उसके बारे में मैंने आपको बताया। सफीन जहां केस, नवजोत सिंह जौहर केस, ये देख सकते हैं दोस्तों हमने जितने भी आयाम हो सकते हैं, लास्ट में हमने सुझावों की भी बात की। भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं है, मैंने ये भी बताया। हम सीरीज़ बाय सीरीज़ आगे चल रहे हैं दोस्तों, ऐसे वीडियो आपके बीच आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि और प्लीज़ द बेल आइकन, क्योंकि आगे आपके जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। ऐसे वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।